everyone, welcome back to my channel, and today we are going to discuss chapter 3rd of civics of class 9, which is electoral politics, जिसमें हम basically बात करेंगे कि कैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्शंस क्यों नेसेसरी हैं और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाई इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, तो इसको पहले एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इलेक्शंस ऑब्वियसली हमें चॉइस देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, जो सरकार में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से इनडायरेक्टली हम किसी भी पॉलिसी में एक भागीदार बन जाते हैं या कोई भी बड़ा डिसीज़न लिया जाता है तो उसमें हमारा रोल होता है। तो यहाँ पे बात करी है असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि 1987 में वहाँ पे स्टेट असेंबली इलेक्शन होने थे हरियाणा में। ठीक है, और 1982 से वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो थी कांग्रेस की गवर्नमेंट। अब क्या होता है, जो चौधरी देवीलाल हैं ये अपोजिशन के लीडर थे, और उस टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी और इन्होंने अपना एक मूवमेंट चलाया हुआ था, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। ठीक है, और इसी के चलते आगे चलकर इन्होंने अपनी एक पार्टी भी फॉर्म कर दी थी जिसका नाम इन्होंने रखा लोक दल। अब इसके बाद क्या होता है कि और भी जो अपोजिशंस के लीडर्स होते हैं या पार्टीज़ होती हैं इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं। तो जब 1987 में इलेक्शन कैंपेन चल रहे होते हैं तो ये क्या वादा करते हैं लोगों से, वहाँ की जनता से, कि अगर ये पावर में आ जाते हैं यानी ये अपनी सरकार बना लेते हैं इलेक्शन जीतकर, तो ये जो छोटे एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं या छोटे फार्मर्स हैं, क्या करेंगे, उनके लोन्स जो अभी तक हैं उनको माफ़ कर देंगे। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे फाइनली जब इलेक्शंस होते हैं तो ये जीत भी जाते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं, और उसके बाद चौधरी देवीलाल जो हैं वो सीएम बन जाते हैं हरियाणा के। उसके बाद ये जो इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट में आते ही सबसे पहला काम ये लोन माफ़ करने का करेंगे, तो इन्होंने वो काम किया, और इसके बाद इनकी सरकार जो है और भी काम करती रही। और उसके बाद 1991 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो जनता ने अपना डिसीज़न लेकिन चेंज कर लिया, उन्होंने वापस से कांग्रेस को पावर में ले आए या उनकी सरकार को सपोर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी शो कर रखा है कि कैसे पीपल के पास ये राइट है वोट के थ्रू कि वो कभी भी किसी भी लीडर को चूज़ कर सकते हैं जो उन्हें लगता है उनके हित के लिए कार्य करेंगे, किसी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 1982 में कांग्रेस थी, फिर 1987 में चौधरी देवीलाल की पार्टी ने सरकार बनाई, फिर 1991 में दोबारा से वो कांग्रेस को लिया है। तो ये एग्जांपल यही शो करने के लिए है कि राइट टू वोट कितना इम्पॉर्टेंट है। पीपल को वो राइट दे रहा है कि वो चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, और एक डेमोक्रेसी में इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं। अब हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो सबसे पहले तो जो बात आती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। सो ऑब्वियसली आज हम बात करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी की, तो उसमें हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो सब लोग जो है मिलकर डेली बेसिस पे बात नहीं कर सकते या डिसीज़न नहीं ले सकते। तो इसलिए हम इलेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें और वो हमारे बिहाफ पे पार्लियामेंट में या डिसीज़न मेकिंग में रोल निभाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल द मैटर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है। ठीक है,
ऑब्वियसली सबके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो बैठे, उनकी अपनी भी कुछ पर्सनल लाइफ है या कुछ अपनी बिजनेसेस वगैरह हैं, उसमें भी वो लगे हुए रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं हो कि सबके पास इतना टाइम हो, और टाइम हर किसी के लिए वैल्यूएबल है। और दूसरी बात, उन पे ज़रूरी नहीं है उस मैटर की उतनी नॉलेज हो। तो डिसीजंस में यहाँ पे सिर्फ एक तरीके से डिबेट ही रह जाएगी, जिसके मतलब एक हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिबेट टाइप रह सकती है, ठीक है, जिसका कोई एक फाइनल डिसीजंस पे पहुंचना उतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए भी इलेक्शन ज़रूरी है, ताकि जब इलेक्शन कैंपेन होते हैं, जो पार्टीज़ हमें वायदा करती हैं, हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं या हमें लगता है कि वो सब फुलफ़िल करेंगे, हम अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, देन हम जो हैं अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली मैंने बोला कि जैसे आज के टाइम पे मॉडर्न डेमोक्रेसी वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फॉर्म है, जहाँ पे हम सब एक साथ बैठकर डिसीजंस नहीं ले सकते। तो इलेक्शंस एक सबसे अच्छा और सरल तरीका है जिससे हम देश का शासन चला सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम पे सबसे जो करीबी माना जाता है स्विट्ज़रलैंड में माना जाता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। चॉइस ऑफ लीडर्स, ऑब्वियसली इलेक्शंस जो है वो हमें चॉइस ऑफ लीडर्स देता है। एक डेमोक्रेसी में इलेक्शंस में मतलब है हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं, और जो लगता है हमारे हित में काम करेगा हम उसे वोट देंगे। और ये गवर्नमेंट को और लीडर्स को अकाउंटेबल भी बनाती है, क्योंकि हमारे पास राइट टू वोट है, चूज़ करने का अधिकार है। हम नेक्स्ट टाइम जैसे देखा कि हमने 1991 के इलेक्शन वापस से कांग्रेस आ गई और चौधरी देवीलाल की गवर्नमेंट जो है वो, उनकी जो पार्टी है बेसिकली वो हार गई। तो उसी तरीके से इन सब के चलते गवर्नमेंट को वो जवाबदेही भी बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब इलेक्शंस क्यों इम्पॉर्टेंट है उस सब की हमने बात कर ली। अब क्या उसके डेमोक्रेटिक फीचर है, कैसे जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हर एक पर्सन के पास एक वोट होगा और जिसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होगी, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट 1 और इक्वल वैल्यू। इस पर हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन सो दैट वोटर्स कैन हैव चॉइस। ऑब्वियसली जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं या वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफ़िल करते हैं, तो उसके बाद वो फ्रीली कंटेस्ट लड़ सकते हैं। उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इतना, जिसकी वजह से वोटर्स के पास डिफरेंट लीडर्स की चॉइस होती है, उनमें से वो सेलेक्ट करते हैं। तो अगर बहुत सारी मल्टी पार्टीज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को दर्शाता है, ठीक है। तीसरा, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने का मतलब क्या है कि रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए एवरी 5 या 6 ईयर, जैसे भी होते हैं कंट्री, किसी भी कंट्री में अलग अलग उसमें, जैसे हमारे उसमें 5 ईयर्स में होते हैं। तो ये रेगुलर इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए। द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ऑब्वियसली जिस कैंडिडेट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वो कैंडिडेट का पावर में आना इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ किसी भी तरीके का जो करप्शन है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने ऑब्वियसली हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब जो सबसे आगे रहता है वोटिंग में वो गवर्नमेंट बना लेता है, तो ऑब्वियसली जब वो जीत रहा है तो उसी को पावर में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। ऑब्वियसली किसी भी तरह की धांधली या करप्शन उसमें नहीं होना चाहिए, और वो फ्रीली पार्टिसिपेट कर पाए हर कोई, चाहे वो कैंडिडेट हो या वोटर्स हो। अब आता है, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। एक क्वेश्चन आता है कि
क्या ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट पार्टीज़ या लीडर्स हैं जो आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं ताकि वो इलेक्शन जीत सकें, क्या ये अच्छा है? तो किसी भी चीज़ के हम कहते हैं कि अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम दोनों हो सकते हैं, तो इसमें भी हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि इलेक्शंस तो बेसिकली पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में ही होते हैं, ताकि जो डिफरेंट लीडर्स होते हैं वो आपस में कंटेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से वो हमारे सामने बहुत सारे अपने वायदे रखते हैं, या वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो क्या क्या करेंगे, तो ये चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इलेक्शंस ऑब्वियसली वो इलेक्शन के लिए ज़रूरी है अगर वो उसे डेमोक्रेटिक वे में बनाना है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे क्या होता है कि सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फिक्शनलिज्म, विच मीन्स कि अगर जो डिफरेंट ग्रुपिज़म हो जाता है, फिक्शनलिज्म मतलब फैक्शंस में बढ़ जाते हैं, ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से डिसयूनिटी आती है। अब वो कास्ट के नाम पे भी हो सकता है, रिलीजन के नाम पे भी हो सकता है, हालांकि उसे यूज़ करना मना होता है, बट स्टिल जो है इन प्रैक्टिकल वो यूज़ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रुपिज़म बन जाता है। या जैसे आप और आपका दोस्त है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, दूसरा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, तो उन दोनों के बीच में एक तरीके से डिसयूनिटी सी बन जाएगी, या एक डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है करप्शन हो गया, एक्स्ट्रा मनी का यूज़ हो गया, वायलेंस हो गया, या डिफरेंट जो डर्टी ट्रिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल करती हैं वे इलेक्शंस को जीतने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में ऑब्वियसली कंपटीशन है कि हमें इलेक्शन जीतना है, गवर्नमेंट बनानी है, पावर में आना है एंड ऑल। और डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ टू बी फॉर्मुलेटेड। कई बार ऐसा होता है कि उनका मेन एम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का पावर में आना सबसे पहले, उसके बाद बने रहना और दोबारा फिर आना, ठीक है। तो इसके लिए कई बार वो होता है कि जो काम कर रही होती है वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बना देती हैं जितना अभी उनके लिए चल जाएगा, एंड ओवरऑल वो इतनी कोई सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे ध्यान नहीं देती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान होता है कि गवर्नमेंट बनाना या पावर में बने रहना, ठीक है। फॉल्स प्रॉमिसेस, और कई बार ऑब्वियसली वो झूठे प्रॉमिसेस करके आते हैं और उनको फिर फुलफ़िल नहीं करते हैं, चाहे किसी भी बहाने से ना करें। उसके बाद आते हैं इसके मेरिट्स, यानी उसके फेवर में कि पॉलिटिकल अगर कंपटीशन है तो इसकी कुछ अच्छी बातें क्या हो सकती है, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले आता है फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स टू सर्व द पीपल। ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गए, कोई लीडर्स हो गए, उनको ये फोर्स कर रहा है एक तरीके से कि वो लोगों के हित में काम करें। कैसे? क्योंकि उन्हें इलेक्शंस जीतना है और पावर में बने रहना है, ठीक है। और ये लीडर्स को अकाउंटेबल भी बनाते हैं। कैसे? क्योंकि अगर लीडर्स जो हैं परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए जो कि वो आंसरेबल हैं टूवर्ड्स पीपल, वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वोटर्स जो हैं यानी जो सिटीजन्स हैं उनको पता चल जाएगा कि कुछ लाइक सही नहीं है, ठीक है। तो अगली बार वो उसे नहीं चुनेंगे, या फिर जब वो उनके हित में काम नहीं कर रहा है तो अगली बार ऑब्वियसली वोट का अधिकार है हर 5 साल में, तो वो चेंज कर देंगे। बेटर डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव्स गवर्नेंस। ये कैसे होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है पार्टीज़ के बाद, तो कई बार वो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, लोगों की नज़र में बने रहने के लिए क्या करते हैं, अच्छे डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली वोटर्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और वो बेटर पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो ऑब्वियसली जब बेटर पॉलिसीज़ बना रहे हैं, लोग के हित में काम हो रहा है, तो वो एक अच्छे शासन को बढ़ावा देगी ही। और गिव्स पीपल और रियल चॉइस, ऑब्वियसली क्योंकि पार्टीज़ मतलब वोटर्स इसमें एक ही पार्टी के साथ स्टक नहीं रहेंगे। उन्हें जब लगेगा जौन से लीडर्स या जौन सी पार्टी उनके हित में काम कर रही है, वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्हें वोट देंगे,
जैसे चौधरी देवीलाल के साथ भी हमने देखा। इसके बाद आता है कि व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, मतलब इंडिया में हम बात कर रहे हैं कि हमारा इलेक्शन का सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस। तो ये हर 5 साल में जो है इलेक्शंस होते हैं। हर 5 साल बाद जो गवर्नमेंट होती है वो पहले वाली गवर्नमेंट जो होती है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनका टर्म ओवर हो जाता है। अब हम नए रिप्रेजेंटेटिव्स को या उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को दोबारा अपने वोट के ज़रिए चुनते हैं, ठीक है। और ये इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है उसमें एक ही टाइम पे या अलग अलग टाइम पे होती है, ठीक है। तो ये इन्हें जो कहते हैं जनरल इलेक्शन कहते हैं, जो हर 5 साल बाद में हो रहे हैं। अब बाय इलेक्शन क्या होते हैं, जब कई बार क्या होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में कॉन्स्टिट्यूंसी की जो मिनिस्टर है, लीडर है, उसकी डेथ हो गई है किसी कारण से, या उसने रेजिग्नेशन उसे देना पड़ा किसी रीज़न से, तो पर्टिकुलरली सिर्फ उस पोस्ट के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो उन्हें बाई इलेक्शंस कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, तो हम यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने पूरे कंट्री को 543 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बेसिकली वो छोटे छोटे एरिया में उन्हें बनाया गया है जहाँ पे इलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो उनको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कह दिया गया इलेक्शंस की लैंग्वेज में। अब ये एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हमने अपनाया हुआ है, ठीक है, कि जो डिफरेंट एरिया है वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो इस मतलब जैसे एक ये एरिया ये है, एक एरिया ये है, तो जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा कोई एक जना, यहाँ पे 100 पीपल रहते हैं, यहाँ पे 80 लोग रहते हैं, यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा कोई एक व्यक्ति, तो इतने लोगों पे एक व्यक्ति उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं। तो लोकसभा के इलेक्शंस जो होते हैं उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी हम चुनते हैं, जो कि नेशनल लेवल पर हम चुनते हैं। राज्यसभा में एमएलए चुने जाते हैं, ठीक है, जो जिन्हें हम नहीं चुनते हैं, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल पर होता है, जिसमें हमने स्टेट असेंबली इलेक्शंस की बात की थी हरियाणा में। और लोकल लेवल पर पंचायत और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जिन्हें वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का बेसिकली नाम है, जिसे हम वार्ड्स कहते हैं या सीट्स भी कह देते हैं कभी कभी। और ये कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, लोकल लेवल पर, जहाँ पे पंचायत गांव मतलब रूरल एरिया में होती है। और एमसीडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये हमारा आ जाता है अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। तो लोकसभा के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया, मतलब 543 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एरियाज़ को, ठीक है। और उसके बेस पे इलेक्शंस उन जगहों पे अलग अलग टाइम पे या सेम टाइम पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़। तो क्या होता है, कहीं बार हमने जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिज़र्व भी कर रखा है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे ऑब्वियसली सोसाइटी में डिसएडवांटेज्ड और वीकर सेक्शन हैं जो कि फुली तरीके से अपने आप आगे नहीं आ पाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उनके लिए वो सीट ही रिज़र्व कर दी गई है, वो एरिया ही रिज़र्व कर दिया गया है कि वो भी अपने को रिप्रेजेंट कर सके। उन्हें भी तो हक है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, उनकी जो मांगे हैं वो फुलफ़िल करवा सके, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के सामने रख सके। तो इसीलिए रिज़र्व किन के लिए किया गया, एक तो एससी और एसटी,
ठीक है। तो ये बेसिकली वो ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ काफ़ी टाइम से जो है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बहुत सी चीज़ों की वजह से किया जाता था, तो काफ़ी पिछड़ गए हैं समाज के एक नॉर्मल जो हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो इस वजह से इनका रिप्रेजेंटेशन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इनके लिए पर्टिकुलर एरिया देख के जहाँ पे इनकी संख्या वगैरह ज़्यादा है वो रिज़र्व कर दिया गया है इनके लिए। लोकसभा में SC के लिए 84 सीटें रिज़र्व है और ST के लिए 47। और इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, इनकी कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इनको रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा। ठीक है। और लोकल लेवल पे भी OBC और विमेंस को जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है, क्योंकि ये भी एक तरीके से वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माने जाते हैं। और लोकसभा में भी विमेंस के रिप्रेजेंटेशन को लेकर बिल आया था, बट अभी ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं वोटर्स लिस्ट। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे इलेक्शंस होते हैं। अब क्या होता है कि अब इलेक्शन कमीशन क्या होगा, एक वोटर लिस्ट निकालेगी जिसमें जो भी एलिजिबल हैं, हु आर एलिजिबल, उस लिस्ट में जिसे हम वोटर्स लिस्ट कह रहे हैं उनका नाम दिया हुआ होगा। ठीक है। और इलेक्टोरल रोल और वोटर्स लिस्ट, ये दोनों ही हम उसे कहते हैं। अब ये इसमें जो एलिजिबल कौन होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर एलिजिबल हैं, जिसका मतलब क्या है कि एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग से संबंधित करते हो, उसे वोट देने का अधिकार है। इंडिया में ये एज हम बात करते हैं 18 वर्ष या उससे ज़्यादा की आयु का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और लिंग का हो, उसे वोट देने का अधिकार है। तो वोटर लिस्ट में उसका नाम होता है। तो उसके लिए हम जो है बेसिकली अपने आप को रजिस्टर्स वगैरह करवाते हैं। ठीक है। और आजकल तो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने क्या कर रखा है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बना रखा है। जैसे हमारे आधार कार्ड वगैरह हो गए, वैसे इस पर हमारी डिटेल जो नाम वगैरह ये सब लिखा होगा और हमारी फ़ोटो होगी, ताकि इसमें कोई फेक वोट ना डाले या हमारे बिहाफ पे कोई और वोट ना डाल के आ जाए। ठीक है। वोटर्स लिस्ट आती है। वोटर्स लिस्ट आने के बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब कैंडिडेट्स जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर में, अगर हम उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं तो एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट। सॉरी, यहाँ पे क्या स्पेलिंग गलत है, ए आएगा। ठीक है। इन इलेक्शंस। तो जो भी वोटर है ऑब्वियसली वो इलेक्शन में भी खड़े हो सकता है, बट उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 25 ईयर्स। उसके बाद पार्टी उसका नॉमिनेशन करेगी, विच मीन्स क्या है कि पार्टी उसे अपनी टिकट दे देगी। टिकट देने का मतलब क्या है कि उसे अपना सपोर्ट और अपना सिंबल दे देगी कि ये कैंडिडेट हमारी पार्टी की तरफ से खड़ा है। ठीक है। तो इसे वोट डालिएगा ऐसे। फिर उसके बाद वो एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है, काइंड ऑफ फॉर्म होता है जिसे वो भरता है, जिसमें वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह देता है और कुछ मनी जो है वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है, ताकि बाद में कोई अगर इशू वगैरह हो तो उससे वो उसे ले सकते हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हम कह सकते हैं, कुछ रूल्स हैं जो बना रखे हैं, ताकि अपराधी जो कैंडिडेट्स होते हैं या जो क्रिमिनल माइंडेड कैंडिडेट्स हैं, हम उनको वोट ना दे दें, वो हमारे सामने रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर ना आए बेसिकली। तो उनके अगेंस्ट किसी भी तरह का क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर है तो वो सब मेंशन करेंगे वो नॉमिनेशन फॉर्म में, हर एक डिटेल दे वो देंगे। असेट्स और अपनी लाइबिलिटीज़, कितनी प्रॉपर्टी, धन वगैरह उनके पास है, वो सब बताएंगे। कितने वो पढ़े लिखे हैं वो बताएंगे वो। ठीक है। उसके बाद वोटर्स लिस्ट आ गई है, नॉमिनेशन हो गया है कैंडिडेट का, अब इलेक्शन कैंपेन का टाइम है। अब इलेक्शन कैंपेन में बेसिकली क्या हो रहा है, हु इज़ ए बेटर रिप्रेजेंटेटिव, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और पॉलिसी, यही वो दर्शाने की कोशिश करते हैं। हर एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताएगा जो वो
काम की लिस्ट बताएगा जो वो गवर्नमेंट में आने के बाद करेगा, या पार्टी निकालते हैं ना अपना पार्टी मैनिफेस्टो कि अगर ये सरकार, मान लो बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार जो है गवर्नमेंट बनाती है तो वो ये काम करेगी, ठीक है। तो ये सब बताते हैं वो। और बेसिकली इलेक्शन कैंपेन का टाइम 2 वीक्स का होता है, 2 वीक पीरियड, 2 वीक्स SP एनर्जी था, सॉरी फॉर द माइनर मिस्टेक्स। उसके बाद तो ये कब से स्टार्ट होता है, जब फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉमिनेशन हो गया, फाइनल लिस्ट निकल गई कि ये कैंडिडेट इन जगह से खड़े हैं चुनाव के लिए, और जब वोट होने हैं तो इसके बीच में 2 वीक्स का क्या रखा जाता है, गैप रखा जाता है, ठीक है। तो जब ये 2 वीक्स का गैप रखा जा रहा है तो इसी में अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, लीडर्स होती हैं, वो भाई कैंपेन में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करती हैं। और लीडर्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है उन्हें क्या करते हैं, बताते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट में आएंगे, मतलब सरकार बनाएंगे, जीत जाते हैं इलेक्शन, तो वो क्या क्या करेंगे हम लोगों के लिए। सम पॉपुलर स्लोगन जो है, जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में बोला गरीबी हटाओ, और उसकी बहुत अच्छे से उन्होंने कैंपेनिंग वगैरह की। JP ने सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन दिया 1977 में, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी देश में, जिसकी एक अलग स्टोरी है। तो इसीलिए JP ने बोला सेव डेमोक्रेसी। और इसके बाद वो आए भी पावर में, तो JP की गवर्नमेंट आई, जयप्रकाश नारायण, बट वो भी इतना चल नहीं पाई, ठीक है। तो वैसे तो हमें फ्रीली सब कैंडिडेट्स वगैरह कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन को फ्री कर सकते हैं कि वो फ्रीली जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वोटर्स के पास अच्छी चॉइस हो, अच्छे से समझ सके। बट करप्शंस वगैरह ये सब चीज़ें भी होती है, जिसकी वजह से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं टू रेगुलेट द इलेक्शन कैंपेन्स और इलेक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्राइब और थ्रेटन, हम किसी को रिश्वत दे रहे हैं, उसे डरा धमका कर वोट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये गलत है। कास्ट और रिलीजन के नाम पे भी हम वोट नहीं ले सकते हैं। और यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, एक बार आप कैंडिडेट हो, चुनाव में लड़ रहे हो, भले आप अभी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में किसी पोजीशन पे हो, बट अब आप एक कैंडिडेट के रूप में सामने आ रहे हो, तो आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी गवर्नमेंट रिसोर्स का अपने हित के लिए, अपने, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल काम है, लोगों के लिए नहीं है। गवर्नमेंट रिसोर्सेज ये सब लोगों के टैक्स के पैसे से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में मैक्सिमम 25 लाख का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टेट असेंबली इलेक्शंस होंगे तो 10 लाख। और हम किसी भी यूज़ ऑफ एनी वर्शिप प्लेस इज़ प्रोहिबिटेड। इसका मतलब ऑब्वियसली ये है, जहाँ पे हमारे वर्शिप प्लेस है, हमारा मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, तो यहाँ पे हम जाकर ये नहीं बोल सकते कि हमें वोट दो, तो ये मना है कि हम सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं कि इस स्टेट का कोई धर्म नहीं है, तो ऐसी धार्मिक जगहों पे जाकर वो चीज़ वो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतलब वोट डालना, उसके बाद जो काउंटिंग ऑफ वोट्स किया जाता है, जिससे पता चलता है हमें कि कौन सी पार्टी जो है वो जीती है और अब वो सरकार बनाएगी। तो कास्ट और पोल द वोट्स, जब हम वोट डालने जाते हैं या जिस दिन वोटिंग का डे होता है उसे इलेक्शन डे भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें फेयर वोटिंग को इंश्योर करने के लिए बेसिकली कहाँ पे होता है, स्कूल्स में किया जाता है, जो हमारे लोकेशन जहाँ हम रहते हैं उसके नियरेस्ट होता है, या गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस होते हैं, इवन ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं जो हमें असिस्ट करते हैं, प्लस पुलिस भी वहाँ पे रहती है ताकि फेयर वोटिंग को इंश्योर किया जाए। और हम ये वोट जो है एकदम मतलब चुपके से देखते हैं, कोई हमारा वोट देख नहीं सकता, तो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। बैलेट पेपर और EVM ये किसके थ्रू होता है वो बता रखा है। तो पहले बैलेट पेपर होते थे, उसमें साइन और मतलब चुनाव चिन्ह, उसका सिंबल होता था, और लीडर की फ़ोटो हो गई, उसका नाम हो गया, तो उस पर आपको टिक करना है, या उस पर बेसिकली वैसे स्टैंप लगाते थे, ठीक है। उसे फोल्ड आउट करो या बॉक्स में डाल दो, एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है उसमें डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेट पेपर पहले किया जाता था, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ
ठीक है, और टेक्नोलॉजी सामने आई तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें कि क्या होता है, आपके सामने चुनाव चिन्ह होते हैं, आप उसे प्रेस करते हैं, फिर एक पर्ची से आती है, वो एक बॉक्स के अंदर चले जाते हैं, तो इस तरह से आपका वोट हो जाता है। और जब वोटिंग आप कर लेते हो ना, तो वो आपके फिंगर पे एक निशान भी बना देते हैं, जो कि आपने अपने पेरेंट्स के हाथों पे, या जो आपके जो बड़े भाई बहन हैं एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए, उनके हाथ पे देखा होगा। तो इस तरीके से वो फिर जब वोट हो जाते हैं तो वो वोटिंग जो ईवीएम मशीन होती हैं वो सील्ड हो जाती हैं और उन्हें एक सेफ़ प्लेस पे ले जाया जाता है, जहाँ पे कुछ दिनों बाद जो भी है इलेक्शंस की काउंट, मतलब जो वोटिंग है उसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है और हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं लास्ट में, ठीक है। अब ऐसा क्या है कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, मतलब क्या जो है अगर इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं वो उसे डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। सबसे पहले तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है हमारे इंडिया में, CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जिसे कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट वो उसकी तरफ आंसरेबल नहीं है, इलेक्शंस को कंट्रोल करता है वो। और मतलब जो सारा काम बेसिकली इलेक्शंस वगैरह करवाने का काम वो सारा CEC पे होता है, उसके और भी मतलब असिस्टिंग ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ऑब्वियसली। और तो ये कंट्रोल करते हैं इलेक्शंस को पूरा, कि जब अनाउंसमेंट टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, अनाउंसमेंट कि इलेक्शंस इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी है तब होने हैं, वोटर्स लिस्ट निकलेगी, ये सब काम होगा, और फाइनली जब रिजल्ट होंगे तो ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, CEC कर रहा है। सो इम्प्लीमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाते हैं इसमें ब्राइब देना, डराना, धमकाना इज़ नॉट बियरेबल, और जो कैंडिडेट ऐसा करते हैं, इन रूल्स और रेगुलेशंस को वॉयलेट्स करते हैं, उनको क्या पनिशमेंट दी जाएगी ये भी CEC डिसाइड करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी भी CEC डिसाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें दर्शाती है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है, और CEC जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसे हटाने का प्रोसेस भी जो है काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, जैसे जजेस वगैरह को हटाना मुश्किल होता है सुप्रीम कोर्ट के। अब हम दूसरा बात करते हैं कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन, वोटर्स टर्नआउट। ओवर टाइम देखा गया है कि लास्ट 50 ईयर्स की बात करते हैं, 25 ईयर्स की हम बात करें तो क्या देखते हैं कि वोटर्स टर्नआउट ज़्यादा है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, यूरोप, जहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका या यूरोप की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चीज़ें कम हो रही हैं, वोटर्स टर्नआउट मतलब कम लोग वोट दे रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि उल्टा हो रहा है, बढ़ रहा है, या तो स्टेबल है उतना ही है जितना है, या फिर बढ़ रहा है। तो वोटिंग, लोग अवेयर हो रहे हैं तभी तो वोटिंग दे रहे हैं, उन्हें उसके सही यूज़ का पता चल रहा है, ठीक है। और बट एक जो एक चौंकाने वाली बात है कि जो पुअर, इलिटरेट या अंडर प्रिविलेज पीपल हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इंस्टेड के कोई रिच पीपल या एजुकेटेड पीपल ले रहे हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सरकार से वो बहुत कुछ चाहते हैं जिसके लिए वो अपने इस वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉमन पीपल जो है अवेयर हो रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने इस राइट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग, मतलब जो वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़कर इलेक्शन कैंपेन्स हो गया, इससे रिलेटेड जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है ओवर द टाइम। तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। सो अगर कोई पार्टी जीतती है या हारती है, वो पार्टी भी इस पे मान ही रही है ऑब्वियसली, उसके अपोजिशन लीडर्स इसे मान रहे हैं, हम एज अ वोटर्स इसको मान रहे हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये फेयर नहीं है, क्योंकि हम ऑब्वियसली पूरा देख रहे हैं ना कि फ्री एंड फेयर सेटअप में करवाया जा रहा है, तो एक्सेप्ट करें जो भी आउटकम होता है। ऑब्वियसली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आधार पर यहाँ पे विनर को डिक्लेयर किया जाता है, बट ऑब्वियसली हर चीज़ पे चैलेंजेस होते हैं। ऐसी ही फ्री और फेयर इलेक्शंस को लेकर भी कई चैलेंजेस हमारे सामने हैं। सबसे पहले तो यूज़ ऑफ मनी, ब्राइब दिया जाता है कई बार वोटर्स को कि हमें वोट देना, या अलग अलग जो है
तरीके से मनी का इस्तेमाल किया जाता है वोट को अपने हित में करने के लिए। कई बार क्या होता है, क्रिमिनल कनेक्शंस वाले जो कैंडिडेट, मतलब क्रिमिनल केस वाले पीपल जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है, वो लोग कैंडिडेट बनकर सामने आ जाते हैं, उनकी केस वगैरह का पता नहीं होता, वो पावर में भी आ जाते हैं। तो इसमें तो वहाँ पे उनका कुछ स्पेशल क्या कह सकते हैं इन्फ्लुएंस रहता है, या वो डरा के धमका के जो है उस पर्टिकुलर एरिया से खड़े होते हैं और जीत जाते हैं। तो जो कि ऑब्वियसली चैलेंजेस है उसके लिए, हमारे फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए। तीसरा, नेपोटिज्म। कई बार क्या होता है कि पार्टी की टिकट वो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को ही देता है, और जो आउटसाइडर है उसको वो चांस नहीं देते हैं, जो कि समवेयर हम कह सकते हैं कि राइट कैंडिडेट साबित हो सकता है। ठीक है, जो सीरियसली लोगों के हित में काम करना चाहे। ठीक है, लेस चॉइसेस होती है टू द वोटर्स, क्योंकि कई बार क्या होता है सारी पॉलिटिकल पार्टी एक सी बात कर रहे होते हैं, तो उनके पास उतनी चॉइसेस नहीं होती है कि वो ऐसा कर सकें। अनफेयर मीडिया इन्फ्लुएंस। कई बार जो मीडिया है वो बहुत अनफेयर रोल निभाती है, और वो किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही होती है डिबेट्स में। तो ऑब्वियसली क्या पता उन्हें कुछ पैसा वैसा मिला हो, है ना, यूज़ ऑफ मनी करके बोला गया हो कि हमारे कैंडिडेट्स के बारे में आपको दिखाना है। तो वो एक नेगेटिव या एक चैलेंज है हमारी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। और कई बार फेक वोटिंग की जाती है किसी और के नाम पे या किसी और के बिहाफ पे। तो यहीं पे हमारा ये पूरा डिस्कशन ख़त्म होता है। अब हम इसको कॉन्क्लूड करते हैं। इलेक्शंस आर क्रूशियल फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, इलेक्शंस ऑब्वियसली क्रूशियल है डेमोक्रेसी के लिए। इसके साथ ही उसका रेगुलर और फ्री फेयर होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक country. So they empower the citizens of the country to choose their representatives. Obviously empower कर रहे हैं हमें। By choosing the representatives, people take part in decision making indirectly. Indirectly हम decision making में participate कर पा रहे हैं। And free and fair elections ensure that every vote has equal value. Thus, elections give power to the people to choose the right candidate who will represent the will of the people. जो भी समझाया उसकी एक ये शॉर्ट हम थोड़ी सी समरी सी या कॉन्क्लूड करके बता रहे हैं कि इलेक्शंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, वो कैसे हमें एम्पावर कर रहे हैं, लोगों को पावर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए।